हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग PT 365 के कल्चर के पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारे PT 365 कल्चर का पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चराई देव मॉयडम्स, उसके बाद कोझिकोड्डे द इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, फिर खिलाड़ी एक्सकवेशन, हरप्पन लोथल और अदर साइट्स इन न्यूज़। उसके बाद साथ ही साथ हम इसमें पर्सनालिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का डिस्कशन में सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज़, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चराई देव मॉयडम्स। तो मॉयडम्स का मतलब आपको पता है, ये टीला होता है ना, हिंदी में टीला बोलते हैं, आई नो, और या फिर आई डोंट नो व्हाट यू विल से, पर एक टीला होता है ना, तो उसी को मॉयडम्स बोलते हैं। अबाउट अहोम डायनेस्टी, जो कि 13th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी में रूल किया था। तो ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? तो सुकाफा, शान प्रिंस ऑफ मोंग माओ, हु केम टू आसाम आफ्टर क्रॉसिंग द पटकाई माउंटेन। तो पटकाई माउंटेन क्रॉस करके वो आए थे आसाम में और उन्होंने अपने डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। और डिसेंडेंट ऑफ ताई रेस हु माइग्रेटेड फ्रॉम चाइनास यूनान प्रोविंसेस अलॉन्ग विथ इंडिया म्यांमार बॉर्डर। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो पावर हेविली वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्पाइट बीइंग अ मोनार्की। तो मोनार्की था वहाँ पे, पर पावर जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हाईली वेस्टेड था। अ किंग कुड ओनली बी अपॉइंटेड विद द कंकरेंस ऑफ पत्र मंत्रीज। और ड्यूरिंग 3 पीरियड इन 14th सेंचुरी देयर वेयर नो किंग एट ऑल फॉर लैक ऑफ सुटेबल कैंडिडेट। तो वहाँ पे सुटेबल कैंडिडेट किसको किंग बनाया जाए नहीं थे, इसीलिए 3 पीरियड ऑफ इन 14th सेंचुरी कोई किंग का चुनाव नहीं हो पाया था। ओके। और कल्चरली कैसा है रहा है ये अहोम किंगडम? तो अडॉप्टेड सैविज्म एंड शक्ति मूवमेंट एंड बिल्ड टेम्पल्स अक्रॉस आसाम इंक्लूडिंग द कामाख्या देवी टेम्पल। तो कामाख्या देवी टेम्पल हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था ना, विच वॉज रिबिल्ट एंड पैट्रोनाइज्ड बाई अहोम्स। और डाउनफॉल कैसे रहा है? तो ये अहोम डायनेस्टी डाउनफॉल क्या रहा था? एंडेड विथ बर्मीज इन्वेजन ऑफ इन आसाम। तो बर्मीज का इन्वेशन जब हुआ था ना आसाम में, तो सब्सिक्वेंटली ये धीरे धीरे डाउन जा रहा था। एंड द सब्सिक्वेंट एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ यांडाबू इन 1826। तो ये ट्रीटी ऑफ यांडाबू कब हुआ था? 1826 में। Assam's चराई देव मॉयडम्स वाज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्क्राइब किया गया है। और इसका मोर न्यूज़ में क्या है? द डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग 46th WHC सेशन इन दिल्ली। तो WHC का सेशन जब दिल्ली में चल रहा था, तो ये डिसीजन लिया गया था। और फर्स्ट टाइम अ साइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हैज़ मेड इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ है जो नॉर्थ ईस्ट की किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में लिया गया है। उसके बाद बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, तो ICOMOS। और इंडिया टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाउ स्टैंड फॉर 43, टोटल 43 है, विथ 3 बीइंग इन आसाम इंक्लूडिंग काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। और अदर इंडियन इनिशिएटिव्स एट 46 सेशन ऑफ WHC में अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द मीटिंग ऑफ WHC। तो इंडिया ने पहली बार इस मीटिंग को होस्ट किया है। इंडिया अनाउंस्ड $1 मिलियन ग्रांट फॉर यूनेस्को कंजर्वेशन एफर्ट स्पेशली इन ग्लोबल साउथ। और इंडिया एंड USA साइंड अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू प्रिवेंट इलीगल ट्रैफिकिंग एंड रिटर्न आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद CPA अलाइंड विथ 1970 यूनेस्को कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग इलिसिट ट्रेड इन कल्चरल प्रॉपर्टीज। तो इसका भी डिसीजन लिया गया था। अब चलिए हम कुछ पढ़ते हैं। व्हाट अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? देखिए, इसका तो कुछ गारंटी नहीं है कि कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर ये जो बॉडी है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1972 अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ड्यूरिंग यूनेस्को 17th सेशन। तो 17th सेशन ऑफ यूनेस्को को इसको स्टैब्लिश किया गया था ऑन ए ईयर ऑफ 1972, नोन एज 5 Cs। तो 5 Cs हमारा क्या क्या है? क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। और इसका की रोल क्या है? मेक्स फाइनल डिसीजन ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंस्क्रिप्शन, मैनेज द वर्ल्ड हेरिटेज फंड एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू स्टेट पार्टीज। उसके बाद मॉनिटर्स कंजर्वेशन एफर्ट टू
लिस्टेड साइट तो कंजर्वेशन एफर्ट लगाता है, जो भी साइट लिस्टेड है इसमें उसको कंजर्व करने के लिए। और मेंबर्स क्या कौन से हैं इसमें, इंक्लूड 21 स्टेट पार्टी। तो 21 स्टेट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई जनरल असेंबली। तो ये रिप्रेजेंटेटिव किससे द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो जनरल असेंबली। और इसका टाइम कितना है, फॉर 6 ईयर टर्म्स है। और इंडिया वाज इलेक्टेड ऑन 2021 टू 2025 टर्म का, ये इंडिया का ये टर्म है 21 से लेके 25 तक। और इसके की पार्टनर कौन है, तो ICCROM प्रोमोट्स कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, इसका ये काम है। और ICOMOS उसका काम क्या है, वर्क्स ऑन प्रिजर्विंग आर्किटेक्चरल एंड लैंडस्केप हेरिटेज। ओके, अब चलिए देखते हैं, ये जो हम लोगों ने देखा ना, इसको लिस्ट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है चराइदेव मॉडर्न्स। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है, तो इसका लोकेशन कहाँ है, फुट हिल्स ऑफ पटकाई रेंजेस, ईस्टर्न असम में। उसके बाद इसके रॉयल नेक्रोपोलिस वो क्या है, होम टू रॉयल नेक्रोपोलिस ऑफ ताई अहोम डायनेस्टी। तो ये अहोम डायनेस्टी का नेक्रोपोलिस, रॉयल नेक्रोपोलिस है। ऑफ इसका टेन्योर कितना था, ये 13th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी CE एंड आर कंपेरेबल द इजिप्शियन पिरामिड। और मॉडर्न्स मीन होम ऑफ स्पिरिट। ओके, जैसे मैंने आपको टीला बताया था ना, तो इसका इंग्लिश में टर्म क्या कहा गया है, होम ऑफ स्पिरिट। एंड इट सिम्बलाइजेस हेवन अर्थ कंटिन्यूम। और बुरंजीस अ जनरल ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स फ्रॉम अहोम डायनेस्टी सर्व एज रिलायबल सोर्स ऑन द रॉयल नेक्रोपोलिस लैंडस्केप। और आर्किटेक्चरल फीचर क्या है इसका, बनियान ट्री एंड ट्रीज यूज्ड फॉर कॉफिन्स। कॉफिन्स का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें डेड बॉडी रखते हैं। एंड बार्क मैन्युस्क्रिप्ट वेयर प्लांटेड एंड वाटर बॉडीज वेयर क्रिएटेड नियर मॉडर्न्स। और ईच मॉडर्न्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या कंसिस्ट किया जाता है, एन अर्दन माउंट्स जो टॉप्ड बाई अ सेंट्रल श्राइन दैट इज चौचाली। और ये अर्दन माउंट को क्या कहा गया है, गामोइडम्स। अन ऑक्टागोनल वॉल्स जो गढ़ कहा गया है, सिंबलाइजिंग द टाई यूनिवर्स। अ ब्रिक एंड स्टोन वॉल्ट जो तक कहा गया है, विद द ग्रेव पिट गरवा। उसके बाद इसके प्रोटेक्शन ऑफिसर्स क्या हैं, तो प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड मॉइडम फुकांस एंड अ गार्ड ग्रुप नोन एज मॉइडमिया। और इनसाइड आफ्टर लाइफ बिलीफ ये क्या करता है, मॉइडम्स हैव ग्रेव गुड्स एंड समटाइम इवन सर्वेंट्स दैट इज रिक्वायरमेंट इन देयर आफ्टर लाइफ। और बरियल प्रैक्टिस इसका क्या है, तो ड्यूरिंग प्री 17th सेंचुरी CE बॉडीज को क्या किया जाता था, तो बॉडीज वेयर एम्बाल्मेड और एंटॉल्बेड एंड लेटर क्रीमेटेड एशेस वेयर बरीड। तो लेटर उसको बरी कर दिया जाता था, मतलब गाड़ दिया जाता था। उसके बाद प्रोवाइड्स क्रिटिकल एविडेंस ऑफ टाई अहोम्स लोकलाइजेशन प्रोसेस ओवर टाइम। और इसका कल्चरल कॉन्टिन्यूटी क्या है, मतलब इसको कल्चरली कैसे कंटिन्यू किया जाता है, तो एनुअल रिचुअल्स सच एज मी डैम मी फी दैट इज एंसेस्टर वर्शिप। तो एंसेस्टर को वर्शिप किया जाता है। एंड टर्पन दैट इज लिबेशन सेरेमनी, मतलब शायद यहाँ पे लिबरेशन सेरेमनी होना चाहिए। एंड स्टिल परफॉर्म मेंटेनिंग अ 600 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन। तो ये 600 साल पुराना ट्रेडिशन जो है ना, वो अभी भी उसको किया जाता है। और दोनों का नाम क्या है, मी डामे फी और एक टर्पन। अब इसका डिस्कवरी कैसे किया गया था, तो ग्राउंड प्लान ऑफ मॉडर्न्स वेयर पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो कहाँ पब्लिश किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। और इसका ईयर क्या है, इन 1848 बाई सर्जेंट C क्लिटन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अदर बरियल प्रैक्टिसेस इंडिया। तो अदर बरियल प्रैक्टिसेस अपार्ट फ्रॉम अहोम किंगडम्स का दूसरा कौन सा है, तो नियोलिथिक में, अगर नियोलिथिक साइड में, अगर मतलब नियोलिथिक पीरियड में अगर हम चले जाएं, तो प्रैक्टिस एंड फीचर्स क्या है, तो बुर्जा हूँ जो श्रीनगर में है, हैज़ द एविडेंस ऑफ पिट बरियल। तो पिट बरियल इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, दैट इज ओवल शेप एंड अकम्पेंड विथ एनिमल स्केलेटल रिमेन सच एज वाइल्ड डॉग एंड एंथर हॉर्न्स। उसके बाद ये पार्ट ऑफ यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट है। टेंटेटिव लिस्ट मतलब अभी तक इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, पर ये टेंटेटिव लिस्ट में, मतलब अभी ये स्टैंड बाई में, हो सकता है ये शामिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अदर बरियल प्रैक्टिस इंडिया में। तो हरप्पन सिविलाइजेशन का डेड बॉडीज वेयर जनरली प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन ऑन देयर बैक। और हरप्पा कॉफिन बरियल था ये। और लोथल में क्या था, पेयर्स ऑफ स्केलेटल्स ऑफ मेल एंड फीमेल बरीड टुगेदर। तो मेल एंड फीमेल स्केलेटल को एक साथ बरी कर दिया गया था। उसके बाद लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब केयरफुल प्लेसमेंट ऑफ बॉडीज विथ ऑर्नामेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब उनके ऑर्नामेंट्स और अदर ऑब्जेक्ट के साथ उनको बरी किया गया था। उसके बाद मेगालिथ टाइम में स्टोन इरेक्ट स्ट्रक्चर फॉर डेड बॉडीज। और ओरिजिन इसका कहाँ गया था, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक पीरियड में, सच एज अर्नड बरियल फ्रॉम चैल्कोलिथिक साइट ऑफ
इनाम गांव एंड महाराष्ट्र, मतलब किन किन जगह में चाइल्ड साइट को बता रहा है, तो एक इनाम गांव में और महाराष्ट्र में। और जनरल एसोसिएशन विथ आयरन हैंस ऑल्सो रेफर्ड एज आयरन एज, तो इसका जनरली एसोसिएशन रहा है आयरन के साथ, तो ये आयरन एज में भी कहा गया है। द बिलीफ ऑफ डेथ एंड आफ्टर लाइफ इज परसीव्ड थ्रू ग्रेव गुड्स एंड पॉटरीज एंड अदर ऑफरिंग्स। अब हायर बेनकल मेगालिथिक साइट इन गंगावती तालुका कोपन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज अंडर कंसिडरेशन विद टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए यूपीएससी का अगर आप प्रीवियस ईयर अगर देखोगे ना, तो आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि कोई भी चीज़ अगर टेंटेटिव है तो वो जनरली वो पूछता नहीं है प्रेजेंट टाइम में अगर क्या है, और वो फ्यूचर में भी रहेगा और उसका फ्यूचर में क्या रहने का टेंडेंसी है और पास्ट से वो क्या लिंक रिलेटेड है, वैसा ही क्वेश्चन पूछा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हायर बेंकाल मेगालिथिक साइट इन गंगावती तालुक ऑफ कोपन डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, बहुत कम आशा है पर फिर भी आप इसको एज इन दिमाग में रखोगे कि कर्नाटका की एक साइट है जो अभी टेंटेटिव लिस्ट में है। और दूसरा हमारा कौन सा है, बुरजाहुंग जो श्रीनगर है, वो भी अभी टेंटेटिव लिस्ट में है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोझिकोड, इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। ये बीपीएससी में भी पूछा गया था ना, 70th बीपीएससी में। तो ये क्या कह रहा है, केरला सेलिब्रेट कोझिकोड रिकॉग्निशन एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। अब कोझिकोड क्या है, तो लोकेशन कोझिकोड और कैलिकट इज लोकेटेड ऑन मलाबार कोस्ट, ये मलाबार कोस्ट प्रेजेंट है। द टर्म कैलिको अ फाइन हैंड वुवन कॉटन क्लोथ, तो कैलिको का मतलब क्या होता है, हैंड वुवन कॉटन क्लोथ, इज बिलीव टू बी ड्राइव फ्रॉम कैलिकट। और इसका हिस्ट्री क्या रहा है, रूलर इन द मिडिवियल एज इट वॉज रूल्ड बाई समूर्थीज दैट इज जमोराइंस। और सिटी ऑफ स्पाइसेस किसे कहा गया है, केरला को, ट्रेडेड इन स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर एंड कार्डमम विथ ज्यूस, अरब्स, फोनिशियंस एंड चाइनीज फॉर मोर देन 500 ईयर्स। तो फॉरेन ट्रेडर्स किनके द्वारा विजिट किया गया था, तो IBN बतूता, ऑथर ऑफ रिहाला फ्रॉम मोरक्को, ये 14th सेंचुरी में आए थे। और वास्को ड गामा जो पोर्चुगीज से थे, और अब्दुल रज़ाक जो पर्शियन थे, विजिटेड इन सिटी इन 15th सेंचुरी। अब कंटेम्प्रेरी इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है, इट हैज़ अ रोबोस्ट लिटरेरी फाउंडेशन विथ ओवर 500 लाइब्रेरीज एंड मोर देन 70 पब्लिशर्स। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, कोझिकोड के बारे में बताया जा रहा है। ओके, ये कोझिकोड इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में बताया जा रहा है। और इन 2012 इट वाज गिवन द टैग ऑफ सिटी ऑफ स्कल्पचर्स दैट इज शिल्पा नगरम बिकॉज द वेरियस आर्किटेक्चरल स्कल्पचर्स लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कल्पचर भी प्रेजेंट है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, इसीलिए 2012 में इसको सिटी ऑफ स्कल्पचर भी कहा गया है। और केरला ऑल्सो अनाउंसेस दैट June 23 will be celebrated annually as City of Literature Day in कोझिकोड। ओके, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा, June 23। अब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC, इसके बारे में क्या है, आफ्टर जयपुर, मल्लापुरम एंड मैसूर, श्रीनगर हैव बिकम द 4th इंडियन सिटी टू गेट द टैग ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो किसको किसको मिल गया था, श्रीनगर 4th इंडियन सिटी रहा है, और इससे पहले जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर रहा है बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल WCCI। अब इसका क्या रहा है, द रिकॉग्निशन कम्स 3 ईयर आफ्टर द सिटी ऑफ श्रीनगर वाज डेजिग्नेटेड अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN फॉर क्राफ्ट्स एज फोक आर्ट इन 2021। अब इसका जेनेसिस कैसे रहा है, मतलब UCCN का जेनेसिस कैसे रहा है, तो UCCN का क्या फुल फॉर्म रहा है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो इसका जेनेसिस स्टैब्लिश इन 2004 टू प्रमोट कोऑपरेशन अमॉन्ग सिटीज दैट यूज क्रिएटिव एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। और सिटीज़ कवर्ड कितने रहे हैं इसमें, 350 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड में है, एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क है इसका। और 7 क्रिएटिव फील्ड है इनका, तो कौन सा होगा हमारा, क्राफ्ट होगा, मतलब क्राफ्ट एंड फॉक, आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट एंड म्यूजिक, ये 7 टॉपिक जिसमें क्रिएटिव सिटी को, मतलब इसमें ये 7 फील्ड है जो UCCN कवर करता है। और अदर इंडियन सिटीज़ ऑन UCCN कौन से हमारे हैं, तो लिस्टेड बाय फील्ड, तो म्यूज़िक के लिए ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी है, फिल्म के लिए हमारा मुंबई है, गैस्ट्रोनॉमी के लिए हमारा हैदराबाद है, क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट के लिए जयपुर और श्रीनगर है। ये आप बाय हार्ट रखोगे, पूछ सकता है, और प्रीवियसली ये पूछा भी गया है। ओके, अब अबाउट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ये क्या कहता है, तो लॉन्च्ड इन 2014 बाय WCCI, इट रिकॉग्नाइज role of local authority, craft people and communities in cultural, economic and social development worldwide, or establishes a dynamic network of craft cities across the globe, aligning with principle of creative economy। और श्रीनगर लोकल्स क्राफ्ट, इसके द्वारा क्या कहा गया है, लोकल क्राफ्ट इंक्लूड पश्मीना शॉल, वॉलनट, वुड कार्विंग, हैंड नोटेड कारपेट, कानी शॉल और खातम बंद
दैट इज सीलिंग डिज़ाइन और सुजनी क्राफ्ट जो नीडल एम्ब्रॉयडरीज कहा जाता है, और जलकदोजी जो चेन स्टिच रग्स रहते हैं, उसके बाद साथ ही नमदा जो हैंडमेड रग्स हैं, उसके बाद बशोली पेंटिंग जो डिपिक्टिंग वैष्णविज्म और पेपर मैचे एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे लोकल क्राफ्ट रहे हैं जो वहाँ पे प्रचलित रहे हैं। अब अबाउट WCCI, तो इसके फाउंडर कौन रहे हैं? मिस एलिन ऑसबॉर्न वंडर बिल्ट वेब और मिस मार्गरेट एम पैच एंड श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय एट द फर्स्ट वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जनरल असेंबली न्यूयॉर्क इन 1964। तो ये फाउंडर मेंबर्स थे। और कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में अगर पढ़ते हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी? मैंगलोर से। वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रन फॉर द लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया मद्रास प्रोविंशियल इलेक्शंस। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकेडमी, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री, एम्पोरियम एंड क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। और इट इज एफिलिएटेड विद यूनेस्को अंडर कंसल्टेटिव स्टेटस और हेडक्वार्टर फॉर 2021-24 कुवैत। हाउएवर द हेडक्वार्टर ऑफ WCCI चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टर्म्स। तो जितना अलग अलग टर्म्स रहेंगे ना, तो उस हिसाब से चेंज होते रहता है। तो फिलहाल 2021 से लेकर 2024 का हेडक्वार्टर कहाँ रहा है? कुवैत में रहा है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खिलाड़ी एक्सकैवेशन, जिसमें रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट एट खिलाड़ी इन तमिलनाडु हैव अनअर्थड अ क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट फ्रॉम संगम एरा। तो ये संगम एरा का एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट मिला है, और ये कहाँ पे? तो खिलाड़ी इन तमिलनाडु। अबाउट खिलाड़ी एक्सकैवेशन साइट ये क्या कहता है? खिलाड़ी इज अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वैगई रिवर। तो वैगई रिवर के बैंक में एक स्मॉल विलेज है जिसका नाम खिलाड़ी है, इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। द एक्सकैवेशन ऑफ खिलाड़ी बिगैन इन 2015। तो किनके द्वारा ये एक्सकैवेशन स्टार्ट किया गया था? AICI के द्वारा एंड तमिलनाडु आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमिलनाडु आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो crucial evidence of missing link of Iron Age, that is from 12th century BC to 6th century BC to the early historic period 6th century BC to 4th century BC और linked to संगम एज। अब इसका अर्बन सेटलमेंट एंड प्रूफ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड यहाँ पे दिखा है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज भी उसका एविडेंस मिला है, जैसे कि स्पिंडल होल, कॉपर निडल, टेराकोटा सील्स, डाइंग इंडस्ट्रीज एंड अ ग्लास बीड्स इंडस्ट्री, ये सब भी यहाँ पे मिला है। उसके बाद तमिल ब्राह्मण स्क्रिप्ट ऑन पोटरी, तो वहाँ पे पोटरी जो मिला होगा ना, उसमें तमिल ब्राह्मणी स्क्रिप्ट भी पाया गया होगा। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं अबाउट संगम पीरियड ऑफ एंशिएंट तमिलनाडु केरला फ्रॉम 6th century BC to 3rd century CE। अब संगम रिफर टू असेंबली और गैदरिंग ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। संगम का मतलब होता है एक साथ समूह में आना, किसको? पोएट्स को और स्कॉलर्स को समूह में आना। और नोटेबल फीमेल पोएट्स जैसे कि अव्यार, नचलेयार और ककाई पडिनियार। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन एज संगम पोएट्स। तो सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन बाई, मतलब नोन एज संगम पोएट्स। और 3 संगम्स कौन सा है हमारा? फर्स्ट एंड थर्ड एट मदुराई इन तमिलनाडु एंड सेकेंड संगम एट कपदापुरम इन तमिलनाडु। ओके, तो पहला और तीसरा मदुराई में, और एक सिर्फ सेकेंड वाला वो कपदापुरम जो तमिलनाडु में है। और वटा किरुतल, दैट इज तमिल रिचुअल ऑफ फास्टिंग टिल डेथ वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग द संगम मेज। तो ये संगम मेज में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। क्या प्रचलित था? तो वटाकी रिचुअल। और लिटरेचर कौन सा रहा है? तो तोलकापियम अर्लीस्ट में, और इतुतगाई और पतुतपत्तु। और द ट्विन एपिक्स शिलापत्तिगरम एंड मनी मेघलाई। ओके, ये ट्विन्स रहे हैं, मतलब एपिक्स रहे हैं, ट्विन एपिक्स रहे हैं। अब रिलेटेड न्यूज़ क्या है? तो ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन इन आंध्र प्रदेश। ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन वाज recently discovered in Dharanikota village near Amravati in आंध्र प्रदेश। और इंस्क्रिप्शन एट धरानीकोटा विलेज कैसा रहा है? तो मीडियम ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या रहा है? ऑन अ मेमोरियल पिलर डिपिक्टिंग 2 डॉटर, दैट इज हतना एंड विनया अलॉन्ग विथ अन टिडेंट। और स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज कैसा रहा है? तो रिटेन इन प्राकृत लैंग्वेज यूजिंग ब्राह्मणी कैरेक्टर फ्रॉम द 2nd century CE। और कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा है? द एरिया अराउंड धरानीकोटा स्पेशली अमरावती इज नोन फॉर इट्स बुद्धिस्ट स्तूपा और मोनेस्ट्रीज एंड आर्टिफैक्ट्स। अबाउट ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो इसका ओरिजिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम इन इंडिया रहा है और बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड अराउंड 3rd century BC with its most famous early use in Ashoka edicts। और characteristics is it is an abugida
दैट इज वेयर ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टेंट विद द इनहेरेंट वॉवेल्स। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इट हैज़ बीन 100 ईयर सिंस जॉन मार्शल, देन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑन सितंबर 1924। तो 100 साल हो गया है इसके एक्सकैवेशन का। और ये किनके द्वारा फाइंड किया गया था? तो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जॉन मार्शल, है ना, जॉन मार्शल के द्वारा फाइंड किया गया था। अब अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका बैकग्राउंड क्या है? तो डिस्कवर्ड फर्स्ट हड़प्पा इन मॉडर्न डे पंजाब प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान इन 1921 बाय दयाराम साहनी। और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसका नाम दिया गया है। और इसका लोकेशन कितना रहा है? तो स्पैन अक्रॉस 2000 साइट्स इन इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीनों को मिला के लगभग 2000 साइट्स मिला है। मोस्ट ऑफ दिस साइट्स आर फाउंड लोकेटेड बिटवीन इंदस एंड सरस्वती रिवर बेसिन्स। और टाइम पीरियड क्या रहा है? 6000 BC टू 1300 BC। और जिसमें से अर्ली हड़प्पन्स, जिसका टाइम पीरियड रहा है 6000 BC टू 2600 BC इज फॉर्मेटिव फेज। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन्स, जिसका 2600 BC टू 1900 BC, डिसेंडेंट फेज, जिसका 1900 BC टू 1300 BC। तो इसी को जैसे यहाँ पे रहा है ना 6000 टू 2600, फिर इसी को बांट दिया गया है दो भाग में। ओके, इस टर्म डैश लेट हड़प्पन, और यहाँ पे 2600 टू 1900 को अर्बन फेज ऑफ सिविलाइजेशन, इसको ये कहा गया है। अब चलिए इसके की फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये टाउन प्लानिंग किस तरह रहा है? ग्रिड प्लानिंग, मतलब ग्रिड पैटर्न, और रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न विथ रोड एट राइट एंगल, तो रोड एट राइट एंगल। ओके, उसके बाद यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक जॉइंट विद जिप्सम मोटर्स इन कंटेम्प्रेरी इजिप्ट, ड्राइड ब्रिक्स वेयर यूज्ड, और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टिंग ऑल हाउसेस टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। मतलब इसका प्लानिंग जो है ना अभी भी इंडिया में फ्यू ऑफ द स्टेट्स, जिसमें से सबसे डोमिनेंट कौन सा रहा है? हमारा चंडीगढ़, वो प्लान रहा है। पर आप देखो इतना साल पुराना है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, पर वहाँ पे इतना सही तरीके से प्लान सिटी का डेवलपमेंट हुआ था। मतलब समझ सकते हो ना ये कितना डेवलप्ड होगा। तो अभी के रिस्पेक्ट में भी, मतलब अगर आप अभी का प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप एज्यूम करते हो ना, तो उससे भी शायद वो ज़्यादा डेवलप रहा होगा। अब आर्किटेक्ट के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इंक्लूड लार्ज सिटाडल्स, ग्रेनरीज, द फेमस ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो एंड मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स। अब इसका एग्रीकल्चर के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वुडन प्लॉशेयर्स था, और मेन क्रॉप इसमें क्या थे? व्हीट, राइस, मिलेट, बार्ले, लेंटिस, चिकपी एंड शीशम एक्सेट्रा। और अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, ग्रीक्स कॉल्ड इट सिंधून। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें से कौन सा एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया था? तो ऑक्सन, बफलो, गोट, शीप, पिग्स, डॉग्स, कैट, एसेस और हम्ड बुल्स, कैमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड। एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस वेयर नोन टू देम, मतलब उनको एलिफेंट और राइनोसोरस के बारे में भी जानते थे वो लोग। अब क्राफ्ट के बारे में अगर पढ़ते हैं तो स्पिनिंग, बोट मेकिंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, पॉटर्स व्हील्स एक्सेट्रा, गोल्ड स्मिथ और बीड मेकिंग। उसके बाद मटेरियल्स कौन सा वो यूज़ करते थे? तो रेड कलर, कार्निलियन और जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेलाइट एंड स्टेटाइट मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड शेल्स, फाइन्स एंड टेराकोटा और बर्न्ड क्ले। तो इन ये सब मटेरियल वो यूज़ करते थे। और सील्स मेड फ्रॉम स्टीयटाइट प्राइमरली यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, तो ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब खरीद फरोख्त के लिए। एज एमुलेट्स, एज फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फॉर एजुकेशनल पर्पस एज वेल। ओके, मतलब ट्रेड पर्पस के लिए भी आप मान सकते हो। और आयरन वॉज नॉट नोन टू दैट पीपल, तो आयरन के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। अब चलिए आर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग, दैट इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ओके, और सायर प्रिड्यू फॉर ब्रॉन्ज कास्टिंग, एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल। ये डांसिंग गर्ल का आप लोगों को फोटो देखा है ना, अगर नहीं भी देखा है तो आप एक बार गूगल कर लेना। ओके, स्टैंडिंग इन त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर। और स्टोन स्टैट्यू किसका रहा है? तो बियर्ड मैन का, मेड ऑफ स्टीयटाइट, फाउंड मोहनजोदारो, इंटरप्रिटेड एज अ प्रीस्ट, मतलब इसको क्या इंटरप्रेट किया गया है? प्रीस्ट, एज अ प्रीस्ट। और रेड स्टैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल टॉर्सो फाउंड इन हड़प्पा। तो याद रखना है आपको, मोहनजोदारो में क्या मिला है? एज अ प्रीस्ट स्ट्रक्चर का बियर्ड मैन, और रेड स्टैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल टॉर्सो ये कहाँ मिला है? हमारा हड़प्पा में। और टेराकोटा फिगर्स, दैट इज मदर गॉडेस, मास्क ऑफ हॉर्न डीटी और टॉयस एक्सेट्रा, ये भी मिला है। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स में अगर देखा जाए तो
इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड वहाँ पे था। द यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स भी यहाँ कर किया जाता था। और मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स कॉल्ड इंडस रीजन एज मेलुआ एंड mentions two intermediate trading stations, that is दिलमुन that is बहरेन एंड मकान that is मकरन कोस्ट। ये दो रीजन को एज अ ट्रेडिंग रीजन माना गया है। और एक्सपोर्ट क्या क्या किया जाता था, ग्रेन्स, ज्वेलरीज और पॉटरीज। और इम्पोर्ट थिन कॉपर एंड प्रीशियस स्टोन्स का यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता था। अब रिलीजियन और कल्चर के बारे में अगर पढ़ते हैं तो डीटीज मतलब ये किनको मानते थे, तो मेल डीटी पशुपति प्रोटोशिवा रिप्रेजेंटेटेड इन सील्स एज अ सिटिंग इन योगिक पोस्चर एंड फीमेल डीटी मदर गॉडेस रिप्रेजेंटेटिंग इन टेराकोटा फिगरीज। ओके। और फालूस दैट इज लिंगा वर्शिप वॉज ऑल्सो प्रिवेंटेड, तो लिंगा वर्शिप वहाँ पे प्रिवेंट किया जाता था। नो टेम्पल्स हैज़ बीन फाउंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। एज इन आप बॉलीवुड मूवी में देखोगे तो वहाँ पे तो एज इन भगवान दिखाया गया है और एक मंदिर भी है, तो आप उससे रिलेट नहीं कर लेना, गलती हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मतलब होता है ना रियल लाइफ और रियल लाइफ, बहुत अंतर है, तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। और नेचर वर्शिप अगर देखा जाए तो ट्रीज एग्जाम्पल पीपल एंड एनिमल वेयर ऑल्सो वर्शिप्ड बाई हरप्पन्स। अब राइटिंग सिस्टम अगर देखें तो पिक्टोग्राफी स्ट्रिक्ट था, दैट इज रिटन इन बॉस्फोहेड्रन। तो बॉस्फोहेड्रन आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ऐसे फिर दिस वे। ओके, दिस वे। ओके, यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाते थे। यहाँ से पहले अगर हम लोग इस तरह स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन वी अगेन यूज टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। अगर लेफ्ट टू राइट अगर खत्म कर रहे हो तो फिर आप फिर से राइट टू लेफ्ट लिखोगे। ओके, इसको बॉट्सो फेड्रन कहा जाता है स्टाइल। और राइटिंग इन राइट टू लेफ्ट in one line and then left to right in next line. However, it has not been deciphered yet, मतलब डिसाइफर्ड नहीं किया गया है। हालांकि सदर्न रीजन में कोई एक सीएम भी थे जो अभी बहुत ज़्यादा प्राइज मनी बताए थे जो इस लैंग्वेज को डिसिफर कर लेगा उनको, पर अब मुझे लग नहीं रहा है कि ये पॉसिबल है। अब लेट्स सी व्हाट डज इट टेक्स प्लेस, मतलब वो क्या होता है। अब इम्पॉर्टेंट आईवीसी साइट्स अगर हम मैप के ज़रिए अगर देखते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं तो कोट दिजी पाकिस्तान में, हरप्पा पाकिस्तान में, चंदूदारो पाकिस्तान में, मोहनजोदारो पाकिस्तान वाले रीजन में, और सुदका जंदर दैट इज़ वेस्टर्न मोस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद अड़ता बेट दैट इज़ गुजरात में, और दिसालपुर गुजरात में, लोथल गुजरात में, ढोलावीरा गुजरात में, कालीबंगन वो हमारे राजस्थान में है। उसके बाद मांडा दैट इज़ नॉर्थ मोस्ट जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में। ओके। और रोपर पंजाब में, राखी गढ़ी हरियाणा बिगेस्ट साइट इन इंडिया, तो इंडिया का ये बिगेस्ट साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन का है ये। ओके। उसके बाद आलमगीरपुर दैट इज ईस्ट मोस्ट यूपी में। उसके बाद लास्ट है हमारा दाइमाबाद साउथ मोस्ट महाराष्ट्र में। ओके। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं लोथल के बारे में। तो द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स दैट इज NMHC एट लोथल गुजरात। तो यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स। अब ये नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द सागरमाला प्रोग्राम, है ना। मतलब दो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ना इसके साथ, सागरमाला और एक भारतमाला। सागरमाला जो पोर्ट सिटीज डेवलपमेंट्स और जितने भी मतलब हार्बर डेवलपमेंट उसका था, और जो भारतमाला था तो वो मेनली नेशनल हाईवे रोड डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन उस पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। तो चलिए हम लोग सागरमाला प्रोग्राम के बारे में जान रहे थे। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग्स एंड वाटरवे इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड्स। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड आपको पता है ना, जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर का, दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके। अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लोथल, ये क्या है हिस्टोरिकली, ये कैसे इंपॉर्टेंट है। लोकेटेड बिटवीन भोगावो एंड साबरमती रिवर नियर गल्फ ऑफ खम्बत, और इट इज प्रोमिनेंट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हैज़ द ओल्डेस्ट मैन मेड ड्राई डॉक। तो ओल्डेस्ट मैन मेड ड्राई डॉक कहाँ पे है, हमारा लोथल गुजरात में है। और ये कितना साल पुराना है, तो ये कब बिल्ड हुआ था, 2400 BC अगो। और डिस्कवरी ऑफ ड्राई डॉक एट लोथल गिव्स अ इंसाइट इनटू द नॉलेज ऑफ टाइड्स, विंड्स एंड अदर नॉटिकल फैक्टर दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उस टाइम में टाइड्स आते थे, विंड प्रेजेंट था, ये भी वहाँ पे एज इन एविडेंस प्रेजेंट करता है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं अबाउट NMHC टू शो केस इंडियाज रिच मेरीटाइम हेरिटेज फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू द प्रेजेंट। उसके बाद इसका की प्रोजेक्ट क्या है, NMHC इन्वॉल्व्स अ वर्ल्ड क्लास lighthouse museum, coastal state pavilion, a maritime themed eco resort etc. India's maritime heritage, इसके बारे में क्या कहा गया है, तो अर्ली डेज 3000 to 2000 BC IVC हैज मेरीटाइम ट्रेड लिंक इन मेसोपोटामिया। और वैदिक एज में जो जिसका टाइम पीरियड है 2000 BC to 500 BC, अर्लीस्ट रेफरेंस टू मेरीटाइम एक्टिविटीज इज
contained in Rig Veda, or age of Nanda and Mauryas, that is from 500 to 200 BC, navy of Magad kingdom is considered to be the world's first ever recorded instance of navy। तो कब सबसे पहला रिकॉर्डेड इंस्टेंस रहा है? तो मगध किंगडम वाला। और सतवाहना डायनेस्टी जो 200 BC टू 220 AD, फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर टू इशू देयर कॉइन्स विद इंस्क्रिप्शन ऑफ शिप्स। गुप्ता डायनेस्टी 320 AD टू 500 AD, ports were opened with revived maritime trade with यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्री। तो ये गुप्ता पीरियड में यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट किया गया था फॉर ट्रेड एंड पर्पसेस टू अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। अब मराठा अगर देखा जाए तो अंडर शिवाजी द मराठा नेवी held for of Portuguese and British for 40 years. He also built coastal forts like Vijayadurg and Sindhudurg, or Kanhoji Anger took over as a Sarkhel, that is admiral of Maratha fleet in 1699. He recaptured all the forts that have been lost by the Maratha navy to Siddhis। अब सदर्न डायनेस्टी क्या रहा है? चोलास 3rd to 13th century developed maritime trade with साउथ ईस्ट एशिया एंड स्प्रेड इंडियन कल्चर। उसके बाद पांड्यास अगर देखा जाए तो 6th to 16th century ट्रेड लिंक विद रोम, इजिप्ट, चाइना कंट्रोल्ड पियल फार्मिंग। और चेरास जो 12th century में रहा है ट्रेड विथ ग्रीक्स एंड रोमन्स, यूटिलाइज्ड मॉनसून विंड्स फॉर ट्रेड रूट्स। ओके, तो देखो अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा आपको किसके लिए काम आएगा, ये आप डेट के लिए याद रखो। ओके, यहाँ पे इसके टाइम पीरियड को बहुत अच्छा डिपिक्ट किया गया है, तो आप उसको याद कर सकते हो। ओके, बाकी इसका कुछ उतना सिग्निफिकेंस रहा नहीं है। अब चलिए अदर साइड से न्यूज़ अगर देखें तो नियोलिथिक एज रॉक कार्विंग इन गोवा मॉक्सी विलेज। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ कन्फाइंड, दैट इज कन्फर्म्ड नियोलिथिक एज रॉक कार्विंग इन गोवास मॉक्सी विलेज। तो गोवा का एक मॉक्सी विलेज है, वहाँ पे क्या मिला है? नियोलिथिक एज रॉक। और रॉक कार्विंग्स वेयर फाउंड एच्ड इनटू द मेटा बसाल्ट रॉक along with dry river bed of जर्मी रिवर, यहाँ पे जर्मी रिवर के किनारे। और कार्विंग्स आर ऑफ एनिमल्स सच एज जेबूस, बुल्स, एंटीलोप्स। तो ये सब कार्विंग्स मिला है उस रॉक्स में, ये सब एनिमल्स का। और अलॉन्ग फुट प्रिंट्स एंड क्यूपुल्स, दैट इज हेमिस्फेरिकल कप शेप डिप्रेशन। उसके बाद प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग अगर उसके बारे में पढ़ते हैं तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में इन इंडिया अर्लीस्ट पेंटिंग हैव बीन रिपोर्टेड फॉर दिस पीरियड। कब? तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम में सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग मिला है। और लीनियर रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीन एंड डार्क रेड ऑफ एनिमल फिगर सच एज बाइसन, एलिफेंट, टाइगर एक्सेट्रा, बिसाइड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर भी रहा है, साथ ही साथ इन एनिमल का फिगर भी रहा है। और ये कहाँ पे मिला है? साइट्स भीमबेटका मध्य प्रदेश और ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश में। अब मेसोलिथिक पीरियड के बारे में देखते हैं तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू दिस पीरियड। तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग रहा है इस पीरियड में, मतलब मेसोलिथिक पीरियड में। और ह्यूमन सीन्स प्रिडोमिनेंट एंड डिपिक्टिंग हंटिंग इन ग्रुप्स एंड कम्युनिटी डांसेस। और एनिमल्स में एनिमल्स वेयर पेंटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल एंड ह्यूमन इन स्टिलिस्टिक मैनर। और साइट्स कहाँ पे रहा है? तो पंचमढ़ी एंड आदमगढ़ हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब नियोलिथिक, दैट इज नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में अगर पढ़ते हैं तो pottery and metal tools are shown but vividness and vitalities disappear। और predominant color are white and red color। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर वहाँ पे predominant रहा है? white and red, possibly made by grinding hematite and limestone respectively। men appear adventure and animal are shown more youthful and majestic। तो animal को ज़्यादा यूथफुल एंड मैजेस्टिक शो किया गया है। और साइट कौन सा रहा है हमारा? चंबल रीजन और दाइमाबाद ऑफ महाराष्ट्र। चंबल ये यहाँ का रहा होगा ना, मध्य प्रदेश वाला। ओके, अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं श्रीकाकुलम के बारे में। तो सेवरल हिस्टोरियंस, academics, writers and heritage enthusiasts have been working diligently to restore the prominence of Srikakulam forgotten history। तो श्रीकाकुलम forgotten history को रिवाइव करना है। और its former name was Shikakul, used by British colonial regime। It was once part of Kalinga dynasty in 3rd century BC, or later it came under Gajapati kingdom during the medieval period, followed by Eastern Chalukya of Vengi, और it was also part of Kakatiya and Vijayanagar empires। ओके, ये हिस्ट्री बताया है। ओके, किसके किसके पार्ट में रहा है? तो ऑल्सो पार्ट ऑफ काकातिया एंड विजयनगर एम्पायर। और ये किसके अंडर भी आया है? तो गजपति किंगडम ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड ऑफ ईस्टर्न चालुक्यास। ओके, और वंस ये कलिंगा डायनेस्टी का ही पार्ट रहा है। अब कल्चरल साइड अगर हम देखते हैं तो बुद्धिस्ट साइड में तो सलीहुंदम, दैट इज बुद्धिज्म स्प्रेड टू सुमात्रा एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम हियर एंड दंतापुरी। और जैनिज्म साइड कौन सा रहा है? तंगामयकोंडा एंड रोतावलासा विलेज।
और हिंदू टेम्पल्स कहाँ पे रहा है, श्री मुखालिंगम और उसके बाद श्री कुरमन और रसाविली। और न्यूलिथिक एरा केव्स कौन सा रहा है, तो ये नंदी हिल्स रहा है। अब चलिए अगर कलिंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो ये रीजन कहाँ रहा है, तो मॉडर्न डे ऑफ ओडिशा एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश रहा है हमारा कलिंगा डायनेस्टी का रीजन। और मौर्यन कॉन्क्वेस्ट कलिंगा वार 261 BC वेयर एम्परर अशोक ऑफ मौर्यन एम्पायर एनेक्स्ड कलिंगा लीडिंग टू हिज कन्वर्शन टू बुद्धिज्म ड्यू टू द वार ब्रूटली। तो इस कलिंगा वॉर के बाद ही ना अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे ये बहुत ब्रूटल वॉर हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे पीपल का डेथ हुआ था। तो इसी के कारण यहाँ पे अशोका ने अपना ये क्या बोलते हैं बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। ओके, अब की रूलर कौन से रहे हैं, तो खरावेला ऑफ 2nd century BC इज नोन फॉर हिज कल्चरल पैट्रोनेज फॉर जैनिज्म, केव उदयगिरी एंड खांदगिरी एंड द हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ दिस रीजन। अब अगर उदयगिरी और खंदागिरी केव्स के बारे में पढ़ते हैं तो द केव्स आर सिचुएटेड ऑन 2 adjacent हिल, उदयगिरी एंड खंदागिरी मेंशन्ड एट कुमारी परवावत इन हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन built on Kumari mountain region और earliest example of rock cut cave tradition in Odisha। ओके, और फिर दे वेयर बिल्ट अराउंड 2nd century BC by King Kharavela of मेघावहन डायनेस्टी फॉर जैन मॉन्क्स। और फिर उदयगिरी केव्स आर फेमस फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन विच इज कार्व्ड आउट इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट हाईलाइटिंग मिलिट्री कैंपिंग अंडरटेकन बाय खरावेला। उसके बाद देयर आर अदर सेट्स ऑफ वैष्णवाइट केव्स बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड इन उदयगिरी नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश। तो और भी ऐसा बहुत सारा केव बनाया गया है जो विदिशा केव्स बिल्ट बाय ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड अदर सेक्ट्स का रहा है इन उदयगिरी नियर विदिशा ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है न्यू आर्कोलॉजिकल साइट्स इन तेलंगाना। तो रिसेंटली न्यू आर्कोलॉजिकल साइट हैव बीन डिस्कवर्ड इन तेलंगाना। अब इसके बारे में क्या है, तो ओरागुत्ता अन आयरन एज मेगालिथिक साइट है ये। अब 2 न्यू रॉक्स आर्ट साइट्स एट दमारातोगु इन गुंडाला मंडल ऑफ भद्रादी कोथागुडेम डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद देवरला बंदा मुला, तो ही वॉज ओनली डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड नो ह्यूमन्स और वेपन्स। तो सिर्फ डिपिक्शन किसका रहा है, एनिमल्स और नो ह्यूमन बींग्स का। यूजुअली इन दिस रीजन अ टाइप ऑफ मेगालिथ मॉन्यूमेंट्स नोन एज डोलमेनॉइड सिस्ट आर फाउंड। और डोलमेनॉइड सिस्ट आर चैम्बर टॉम्स विच आर सेमी सबटेरेन। तो ये कैसा रहा है, डोलमेनॉइड सिस्ट क्या रहा है, तो ये चैम्बर टॉम्स विच आर सेमी सबटेरेन। अब 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मेगालिथिक दैट इज द चैम्बर टॉम, अनचैम्बर्ड टॉम्स एंड मेगालिथ नॉट कनेक्टेड विथ बरियल्स। ओके, ये 3 टाइप्स ऑफ मेगालिथ रहा है। लिव अ सेमी नोमैडिक लाइफ एंड हैज नॉट बीन कोलोनाइज्ड एट वन प्लेस इन डिफाइंड रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम हैव अनअर्थ अ कॉइन होड एट फानीगिरी साइट इन सूर्यपत डिस्ट्रिक्ट in Telangana belonging to Shavaku period. Okay, about Fanigiri. Fanigiri means a hillock of snakehood or it is a Buddhist site located 110 km from Hyderabad. Or excavation have been unearthed at Mahastupa, Chaitagriha, Vihara and life-size Sutuku of Bodhisattva. Brahmini label inscription of Satvahana and Shavaku times that is from 2nd century to 3rd century AD etc. उसके बाद द थुराना पैनल्स शोज दैट बोथ महायाना एंड हीनयाना सेक्ट को एग्जिस्ट हियर। तो आपको पता है ना 2 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट, महायाना एंड हीनयाना। ये कब सेपरेट हुआ था आपको पता है, कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भाविकोंडा मोनेस्ट्री जो ड्यू टू बजट कांस्टेंट इन रिसेंट ईयर, तो बजट की कमी के कारण भाविकोंडा मेंटेनेंस एंड रिपेयर एट साइट रिमेन सब ऑप्टिमल। तो ये थोड़ा कम रहा है ड्यू टू क्रंच इन इकोनॉमी। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ शालीहुंदम, ठोटलाकोंडा, भाविकोंडा और भोजानाकोंडा इन अमरावती। उसके बाद अनूपू इन आंध्र प्रदेश और बुद्धिस्ट सर्किट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम। ओके, इसका इतना पार्ट रहा है। और अबाउट भाविकोंडा मोनेस्ट्री, तो भाविकोंडा इज लोकेटेड नियर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। द नेम भाविकोंडा मीन्स अ हिल ऑफ वेल एज अर्लियर द प्लेस हैड सेवरल वेल्स वेयर रेन वाटर यूज टू स्टोर। तो यहाँ पे बहुत सारा वेल था जहाँ पे रेन वाटर आके स्टोर होता था। अब भाविकोंडा मोनेस्ट्री डेट्स बैक टू 3rd century BC. इट हैज़ a Theravada that is Hinayan Buddhism or Buddhist complex with structure like Mahastupa, Acharya Vihara,
चैत्यगृह और बुद्धापाड़ा प्लेटफॉर्म एंड वोटिव स्तूपा। ओके, तो इतना सारा प्रेजेंट यहाँ पे रहा है स्ट्रक्चर्स लाइक महास्तूपा, आचार्य विहारा, चैत्यगृह, बुद्धापाड़ा प्लेटफॉर्म, ये सब भी यहाँ पे प्रेजेंट रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटीज, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भगवान महावीर जैन, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 2550th भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव ऑन द ओकेशन ऑफ महावीर जयंती। अब चलिए अबाउट जैनिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ओरिजिनेटेड अराउंड ऋग्वैदिक पीरियड, उसके बाद फाउंडेड बाय लिनेजेस ऑफ 24 ग्रेट टीचर्स नोन एज तीर्थंकरास, और फर्स्ट तीर्थंकरास वाज ऋषभदेव, दैट इज 23rd वाज पारसनाथ एंड 24th वाज वर्धमान महावीरा। तो 24वां हमारा कौन थे? तो वर्धमान महावीरास, और फर्स्ट तीर्थंकरास वाज ऋषभदेव, और 23rd वाज पारसनाथ। ओके, ये जो पारसनाथ पहाड़ है ना, माउंटेन्स हिल्स झारखंड में। और सेक्ट ऑफ जैनिज्म कौन है? तो श्वेतंबरास एंड दिगंबरास वेयर सेक्ट ऑफ जैनिज्म। अब भगवान महावीर जैन के बारे में, तो ये बॉर्न इन 540 BC एट वैशाली इन प्रेजेंट डे ऑफ नॉर्थ बिहार, और his father Siddhartha was chief of Jantri clan. His mother Trishala was a Lichavi princess or abandoned household at the age of 30. Okay, or attained Kevala Janana, that is omniscience, at age of 42 to become a Jina, or propagated religion through Kosala or Magadha, Mithila, Champa, etc., or passed away at age of 72 at Pavapuri near present day of Rajgir. अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। तो सबसे पहले आता है सत्य, उसके बाद आता है ब्रह्मचार्य, फिर अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, जिसमें से सत्य का मतलब डू नॉट स्पीक अ लाई, ब्रह्मचार्य का मतलब लीड अ सेलिब्रेट लाइफ, उसके बाद अहिंसा डू नॉट कमिट वायलेंस, और अपरिग्रह का मतलब होता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, और असत्य का मतलब डू नॉट स्टील। और उसके बाद त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म कौन सा है हमारा? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। अब आगे है हमारा जैनिज्म बिलीव इन गॉड बट प्लेस हिम बिलो जीना, मतलब बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, और बिलीव दैट इवन द मोस्ट इनमेट ऑब्जेक्ट हैव अ सोल, मतलब यहाँ तक कि पत्थर के पास भी सोल रहता है। ओके, उनकी भी आत्मा होती है। अब फेमस काउंसिल ऑफ जैनिज्म कौन सा रहा है? तो 300 BC, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। अभी स्थूलभद्रा, और रिमार्क क्या था? तो कंपाइलेशन ऑफ महावीरास टीचिंग इनटू 12 अंगास, तो महावीरा टीचिंग्स को 12 अंगा में कंपाइल कर दिया गया था। और उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट माना गया है वो 512 AD, जो कि वल्लभी में हुआ था। और देवरी दिहांगानी जो ये कहता है सिस्टमैटिक कोडिंग ऑफ महावीरास टीचिंग इनटू 11 अंगास एंड 12th वाज लॉस्ट बाय दैट टाइम, तो 12th लॉस हो गया था बाय दैट टाइम। अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देवी अहिल्याबाई होलकर, जो 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मालवा क्वीन देवी अहिल्याबाई होलकर वाज सेलिब्रेटेड ऑन May 31, 2024। अब इनके बारे में जो इनका टेन्योर रहा है, मतलब ये 1725 से लेके 1795 तक रही है, और बॉर्न इन कोंडी विलेज इन अहमदनगर इन 1725। और फादर इनके कौन रहे हैं? मनकोजी राव शिंदे, और हस्बैंड खांदेराव होलकर, और फादर इन लॉ मल्हर राव होलकर, फाउंडेड ऑफ होलकर डायनेस्टी। तो फाउंडर ऑफ होलकर डायनेस्टी कौन रहे हमारे? मल्हर राव होलकर, जो फादर इन लॉ ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर की हैं। और ही वॉज ऑफिस ऑफ पेशवा बाजीराव एंड पोस्टेड इन मालवा टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी। अब क्वीन ऑफ मालवा इन 1767 बिकेम रूलर ऑफ मालवा आफ्टर हर हस्बैंड डेथ। ही वॉज किल्ड इन बैटल ऑफ कुंभेर इन 1754, तो बैटल ऑफ कुंभेर में उनका डेथ हो गया था। एंड फादर्स लॉ डेथ इन 1766, तो 1754 में इनके हस्बैंड का डेथ हो गया था, और फादर इन लॉ का डेथ 1766 में हो गया था। शी हैड अपॉइंटेड तुकोजी राव होलकर, अडॉप्टेड सन ऑफ मल्हर राव होलकर, as the commander of her army, और she established महेश्वर in मध्य प्रदेश as the seat of होलकर dynasty। तो मध्य प्रदेश में महेश्वर एज अ सीट ऑफ होलकर डायनेस्टी को सेटअप किया गया था। अब की कंट्रीब्यूशन के द्वारा क्या किया गया है? तो टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, और वेस्टर्न बैंक ऑफ गंगा, एंड इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा। तो 12 में से एक ज्योतिर्लिंगा, जो हम लोगों ने अभी पार्ट 1 में पढ़ा था ना, उसमें से एक काशी विश्वनाथ भी रहा है। और सोमनाथ टेम्पल का भी यहाँ पे डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, गुजरात कोस्ट, बिलीव टू बी द फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा, डिवोशनल श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा, और रेडेड बाय महमूद गजनवी इन 1024
AD and attacked by Delhi Sultanate in 1297 and 1394 and Aurangzeb in 1706. ओके, इस सोमनाथ टेम्पल के बारे में बताया जा रहा है. A description of Somnath temple was given in Alberoni, मतलब by Alberoni. अब पैट्रोनाइज्ड आर्ट क्या रहा है? संस्कृत स्कॉलर खुशाली राम एंड मराठी पोएट मोरोपंत एंड शाहिर अनंत फंडी. तो ये पैट्रोनाइज्ड आर्ट रहे हैं. और उसके बाद मोरोपंत ही रोट पॉलिटिकल कमेंट्री ऑन रामायण एंड महाभारता, अ नंबर ऑफ आख्यान्स बेस्ड ऑन पुराण्स, आर्यभट्ट एंड केकावती. और शाहिर अंथापांडी दैट इज ही वॉज नोन फॉर कंपोजिंग लाविनी एंड पौडास. उसके बाद सोशल डेवलपमेंट किस तरह रहा है? वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड रिसाइडेड एविल प्रैक्टिस लाइक सती एंड अनटचेबिलिटी भी वहाँ पे प्रेजेंट रहा है. उसके बाद मेन स्ट्रीम भील्स एंड गोंड ट्राइब्स एंड लोअर कास्ट ये प्रेजेंट रहे हैं. अब इकोनॉमिक लाइफ किस तरह रहा है? तो महेश्वर एंड इंदौर बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. तो महेश्वर एंड इंदौर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं. और सी ऑल्सो प्रोमोटेड द महेश्वरी वीविंग इंडस्ट्री. अब महेश्वर साड़ी एंड फैब्रिक इज रजिस्टर्ड एज हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन. ओके, GI टैग भी मिला हुआ है. अब अबाउट होलकर डायनेस्टी में अगर हम पढ़ते हैं तो पार्ट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी. फिर अदर प्रोमिनेंट मेंबर इंक्लूड भोंसले ऑफ नागपुर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा और सिंधिया ऑफ ग्वालियर. ओके, थर्ड एंग्लो मराठा वार जो कि मल्हर राव फ्रॉम 1811 to 1833 who ruled the Holkar dynasty played a pivotal role in third Maratha war जो कि 1817 to 1819 हुआ था. After Marhal Rao too was defeated in battle of Mahidpur, the Treaty of Mandsaur was signed in 1880 which henceforth governed relation between Holkar and British. Okay, तो ये गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश का यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसका नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ मंदसौर. और ये कब साइन हुआ था? 1818 में. अब नाना जगन्नाथ शंकर सेठ जो महाराष्ट्र कैबिनेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू आस्क द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू रीनेम मुंबई सेंट्रल स्टेशन आफ्टर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ. तो इनके नाम पे मुंबई सेंट्रल स्टेशन को रखा जाने का डिसीजन लिया गया है भाई महाराष्ट्र कैबिनेट. अब चलिए इनके बारे में हम जानते हैं कि कौन थे नाना जगन्नाथ शंकर. तो अर्ली लाइफ ऑफ नाना जगन्नाथ शंकर सेठ 1803 to 1865 तक इनका लाइफ टाइम रहा है. और बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली इन मुरबाद इन थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र. और फादर इनके कौन रहे हैं? तो शंकर मुरकुटे. और मदर भवानीबाई मुरकुटे. और आइडियल्स एंड इन्फ्लुएंसेस ही वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द मर्चेंट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट सर जमशेद जी भॉय. और की कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका? तो आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई, मतलब प्लान बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स एंड एवेन्यू इन बॉम्बे. और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत प्रोमिनेंट रहा है इन प्लेन बिल्डिंग और स्ट्रीट्स और एवेन्यूज. और एजुकेशन पैटर्नेज मतलब डोनेटेड फैमिली ओन्ड लैंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल emphasizing education for girls. He founded the Native School of Bombay which evolved into Elphinstone College in 1856. अब कल्चरल डेवलपमेंट देखा जाए तो promoted the Dr. भाव दादाजी लाड म्यूजियम इन बाइकुला, कंस्ट्रक्टेड भवानी शंकर टेम्पल एंड राम टेम्पल. अब रेलवे प्रोजेक्ट में अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ही वॉज मेंबर ऑफ कमिटी दैट गेव इम्पीटस टू द प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया दैट रैन बिटवीन बोरीबंदर एंड थाने ऑन अप्रैल 16, 1853. अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का देखा जाए तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे और इंडियन मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई. इनका दो कंट्रीब्यूशन रहा है मेनली. और लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए तो डिस्क्राइब्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय रिनाउंड स्कॉलर ऑफ इकोनॉमिक्स और गंगाधर गडगिल और इन्फ्लुएंस्ड फ्रीडम फाइटर लाइक दादा भी नौरोजी एंड जस्टिस रानाडे. स्वामी दयानंद सरस्वती अगर इनके बारे में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ हाई लेवल कमिटी टू ओवरसी 200 ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन कमेमोरेटिंग द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दयानंद सरस्वती. अब इनके बारे में अगर पढ़ते हैं तो इनका टेन्योर कितना रहा है? 1824 to 1883. He was a social reformer born on 12th February 1824 at Morvi in काठियावाड़ ऑफ गुजरात. ओरिजिनल नेम इनका क्या रहा है? मूला शंकरा. और इन 1860 अंडर स्वामी विवेकानंद सरस्वती एट मथुरा ही बिगैन टू स्टडी पननी एंड पतंजलि एंड स्टार्टेड प्रीचिंग. अब अगर लिटरेरी वर्क अगर देखते हैं तो रोट सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी, वेदा भाष्या भूमिका एन इंट्रोडक्शन टू हिज वैदिक कमेंट्री एंड वेदा भाष्या अ वैदिक कमेंट्री इन संस्कृत ऑन यजुर्वेदा. ओके, अब दयानंद फिलोसफी अगर देखा जाए तो वैदिक आइडियोलॉजी में डिनाउंसिंग
idolatry and ritualistic worship or believed in infallible authority of Vedas. His book Satyarth Prakash emphasized the return to Vedic principle that he believed has been lost over time. मतलब वैसा मतलब होता है ना, बैक टू वेदर्स हम लोग बोलते हैं, तो जैसे जैसे वो अगर हम लोग भूलते जा रहे हैं या छूटते जा रहा है ना, तो ही बिलीव्ड इन गोइंग टू बैक टू वेदास. ओके, ही गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है. अब एडवोकेशन ऑफ धर्मा दैट इज फ्री फ्रॉम एनी पार्शियलिटी एंड एज अ एम्बॉयनेंट ऑफ ट्रूथफुलनेस. कास्ट सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ही क्लेम दैट कास्ट इज नॉट सपोज टू बी हेरिडेटरी बट रैदर ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिविजुअल टैलेंट एंड डिस्पोजिशन. मतलब वो हेरिडेटरी बेसिस नहीं रहना चाहिए, पर वो जिस तरह का काम करते हैं उसी बेसिस में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. एडवोकेटेड फॉर सिग्निफिकेंट रिफॉर्म विद इन इट दैट इज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अनएडवोकेटेड वैदिक एजुकेशन फॉर ऑल कास्ट्स. उसके बाद वुमेन्स एजुकेशन के बारे में क्या बताते हैं ये, ही अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स्ड विडोहुड और ही कैंपेन्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन. मतलब ही वॉज प्रो फॉर वुमेन एजुकेशन. उसके बाद द बर्डन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन वॉज टू बी शोल्डर by the king state or complete overhaul of the education system by introducing Anglo-Vedic school to offer Indian student an update curriculum in Vedic and English. अब political philosophy अगर देखे जाए तो two central ideas था, जिसमें पहला था एनलाइटेंड मोनार्की और दूसरा था हमारा इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दैट इज डेमोक्रेसी. तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एनलाइटेंड मोनार्की दैट इज फ्रॉम मनुस्मृति दैट इज अ मोनार्की थॉरोली रूटेड इन ऑब्लेंसेस टू धर्मा और इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव दैट इज डेमोक्रेसी. उसके बाद सोशल मूवमेंट अगर देखा जाए तो ही स्टार्टेड द काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड शुद्धि प्रोग्राम. और शुद्धि प्रोग्राम एम टू ब्रिंग बैक द पीपल हु ट्रांसफॉर्म देयर रिलीजन टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हिंदुइज्म. तो शुद्धि प्रोग्राम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था और ब्रिंग बैक द पीपल हु हैज ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी. अब नेशनल मूवमेंट अगर देखा जाए तो फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876, अ कॉल लेटर टेकन बाय द लोकमान्य तिलक. तो लोकमान्य तिलक ने इनके कॉल लेटर को अडॉप्ट किया था. और क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रोवाइडिंग एन एशियन इंडियन अल्टरनेटिव्स इंस्पायर्ड बाय स्वदेशी. अब अगर देखा जाए तो आर्य समाज इन 1875 द वैदिक स्कूल. आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बॉम्बे by Dayanand Saraswati. Constitution was finalized at Lahore. Monotheistic अगर देखा जाए तो monotheistic Hindu order that rejected ritualistic excess and social dogmas. The main aim is to make the universe the best place for all means for human beings to live in, that is Krivanto Vishwamaryam. और it was the first Hindu organization to introduce proselytization in Hinduism or some principle of Arya Samaj which was based in on the idea of universalism. The source of pure knowledge is God or ethical justification of action are a must और ray of knowledge must dispel the darkness of ignorance. ठीक है, मतलब ray of knowledge must dispel the darkness of ignorance. समझ रहे हो क्या कह रहा है. Opened a vast number of education institute and orphanage that is first Dayanand Anglo-Vedic that is DAV school in Lahore in 1886. Of 1892 में there was a split in Arya Samaj into gurukuls that is conservative and colleges group called radicals. तो split हो गया 1892 में. The leaders of the conservative wings was Swami Shraddhanand and the radical group was Lala Hansraj. The split was due to the kind of language that was to be promoted and kind of food to be followed. इनके इसी कारण स्प्लिट हो गया था. हमारे नेक्स्ट हैं स्वामी विवेकानंद जी. तो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड तिरुवल्लुवर स्टैच्यू ऑन नियर बाई रॉक्स ऑफ कन्याकुमारी इन तमिलनाडु. अब अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उनका टाइम पीरियड क्या रहा है 1863 टू 1902. और स्वामी विवेकानंद बॉर्न नरेंद्रनाथ दत्ता on January 12, 1863 in Kolkata और his birth anniversary is celebrated as National Youth Day. अभी कुछ दिन पहले ही निकला था ना ये. और प्रेजेंट और पेरेंट इनके विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी और स्पिरिचुअल गुरु श्री रामकृष्ण और प्रोमिनेंट डिसाइपल तो मार्गरेट नोबल दैट इज सिस्टर निवेदिता. अबाउट विवेकानंद रॉक मेमोरियल अगर इनके बारे में अगर देखते हैं तो बिल्ट इन 1970 एंड इज बिलीव टू बी द प्लेस वेयर स्वामी विवेकानंद मेडिटेटेड वंस. वहाँ पे एक बार उन्होंने मेडिटेशन किया था. और इट्स सराउंडेड बाई लकाडाइव सीज और इट इज सराउंडेड बाई लकाडाइव सीज वेयर द बे ऑफ बंगाल द इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी कन्वर्स. एक साथ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन और अरेबियन सी मिलते हैं.
इट इज़ ऑल्सो बिलीव टू बी द रॉक वेयर गॉडेस कन्याकुमारी प्रेड टू लॉर्ड शिवा। तो वहाँ पे ये भी माना जाता है कि गॉडेस कन्याकुमारी ने लॉर्ड शिवा को प्रे किया था। अब कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लिगेसी क्या रहा है, तो प्रीस्ट वेदांत फिलोसफी किनके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और उत्तर मीमांसा कॉल्ड वेदांता। फिर इट इनकॉर्पोरेटेड अद्वैत सिस्टम दैट इज विशिद्वैता system and Dvavita system. World's Parliament of Religions at Chicago. His address in 1893 was hailed as an orator by divine right and a messenger of Indian wisdom of Western world. Established Ramakrishna Mission, established in 1897. The mission engaged in various forms of social services including running hospitals, schools and colleges. इतना सारा ये contribution किया है इन्होंने. और promoting scientific temperament, that is in 1893 he met Jamshedji Tata and inspired him to establish Indian Institute of Science, that is ISC, which was founded in Bangalore इन 1909। ये आप लोगों ने आप जानते होंगे ISC बेंगलोर के बारे में, ये हमेशा लगभग रैंक 1 या रैंक 2 में रहता ही है। ओके, अब श्री रतन अब हमारे नेक्स्ट हैं श्री रतन नवल टाटा। तो ये एस्टीम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलंथ्रोपिस्ट रतन नवल टाटा, जो कि 1937 से लेके 2024 तक रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो अकम्पलिशमेंट अंडर द एक्सेम्पलरी लीडरशिप, दैट इज टाटा ग्रुप्स रेवेन्यू सर्च फ्रॉम $5 बिलियन टू ओवर $100 बिलियन। मतलब समझ रहे हो ना आप, कहाँ से लेके कहाँ तक लेके चले गए अपने कंपनी को। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन्हीं ने दिया था, मतलब टाटा ग्रुप में दिया था। लॉन्च्ड टाटा नैनो, तो सबसे सस्ता कार इंडिया का। ओके, पेटा इंडिया अवॉर्डेड टाटा मोटर्स काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड फॉर यूजिंग वेगन इंटीरियर इन अवेनिया कॉन्सेप्ट कार। ये अभी फ़िलहाल कल ही शायद लॉन्च किया है। ओके, जैसे कि आज मैं लेक्चर अगर बना रहा हूँ ना 30 जनवरी को, तो मुझे लग रहा है ये लगभग 26 जनवरी के बाद ये लॉन्च किया गया था, या फिर शायद इंडिया एक्सपो जो दिल्ली में होता है वहाँ पे अवेनिया कॉन्सेप्ट कार को वहाँ पे लॉन्च किया गया होगा। बहुत रिसेंट है ये। फिर अवार्ड्स अगर देखा जाए तो पद्म भूषण इन 2000, पद्म विभूषण इन 2008, अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2013। ओके, तो इनको इतना सारा लगभग इनको अवार्ड तो बहुत सारा मिला है, तो इसमें से कुछ प्रोमिनेंट यहाँ पे बताया गया है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड्स। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, जिससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत रत्न। तो PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन एंड अदर्स रिसीव्ड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। अब चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग भारत रत्न के बारे में। तो ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट टू इंडिविजुअल्स फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज अक्रॉस एनी फील्ड। उसके बाद रिकमेंडेशंस मेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट, नो फॉर्मल रिकमेंडेशन फॉर दिस आर नेसेसरी। फॉर्मल रिकमेंडेशन मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है, कोई रिटर्न नहीं चाहिए, बस वो रिकमेंड कर देना है। उसके बाद रिकॉग्निशन कैसे किया जाएगा, तो रेसिपिएंट रिसीव्स अ सनद, दैट इज सर्टिफिकेट साइंड बाय प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद अ मेडेलियन। और नोटेबली द अवार्ड डज नॉट कम्स विद एन मॉनेटरी ग्रांट, मतलब इसमें कोई पैसा का वितरण नहीं होता है। ओके, बस अवार्ड दिया जाता है। और एस्टैब्लिशमेंट क्या है इसका, बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन January 2, 1954। और रेगुलेशन क्या है, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अवॉर्डी फॉर यूजिंग भारत रत्न एज द टाइटल प्रीफिक्स और सफिक्स टू देयर नेम। मतलब आप उसको एज इन प्रीफिक्स या टाइटल के लिए नहीं यूज, एज इन आप उसको टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं इन प्रीफिक्स और सफिक्स। हाउएवर दे आर अलाउड टू इंक्लूड अवार्ड भारत रत्न बाय प्रेसिडेंट ऑन रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड इन बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड्स और लेटर हेड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अब इनिशियल अवार्डी कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर CV रमन एंड चक्रवर्ती राजगोपालचारी वेयर द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न इन 1954। और नोटेबल द अवार्ड्स इज ऑल्सो ओपन टू नॉन इंडियंस एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई लाइक ऑफ मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान एंड नेल्सन मंडेला। तो इन लोगों को भी मिला है। मतलब ये कह रहा है कि अवार्ड जो है ना वो सिर्फ इंडियन पीपल के लिए फिक्स नहीं है, बाहरी को भी मिल सकता है। एज एन एग्जांपल ये लोग थे। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है इस अवार्ड के बारे में, इनिशियली द अवार्ड वाज नॉट कन्फर्ड पॉस्टमसली बट दिस चेंज इन 1966। मतलब द यंगेस्ट रिसिपिएंट एंड फर्स्ट स्पोर्ट्समैन to honored with the award was Sachin Tendulkar in 2014. A maximum of 3 awards can be given each year, पर यहाँ पे एक्सेप्शन हुआ था कब, 2024 और 1995 में 1999 में, जो कि 5 and 4 इंडिविजुअल रिसीव्ड द ऑनर रिस्पेक्टिवली।
अब चलिए हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ भारत रत्न। तो शेप एंड इंस्क्रिप्शन, तो इट डिज़ाइन इन शेप ऑफ पीपल लीफ, तो ये वाला हम देख सकते हैं हम लोग, ये एक तरफ आगे तरफ ऐसा रहता है और इसके जस्ट पीछे ये साइन रहता है विथ भारत रत्न इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट, दिस वन, ओके, बीनीथ अ सनबर्न फिगर, ओके, दिस वन। और रिवर्स साइड में अगर देखा जाए तो इट्स फीचर्स द फ्रेशेस्ट सत्यमेव जयते ओवर दिस वन, रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट, प्लेस्ड अंडर इंस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट एम्ब्लेम। और मटेरियल किस चीज़ का रहेगा, तो द एम्ब्लेम, सन एंड रिम ऑफ द अवार्ड आर मेड अप ऑफ प्लेटिनम वाइल द इंस्क्रिप्शन आर क्राफ्टेड इन बर्निश्ड ब्रॉन्ज। उसके बाद प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चर्ड एट कोलकातास अलीपुर मिंट, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अबाउट नोबेल प्राइज में, द इंटरनेशनल अवार्ड एडमिनिस्टर्ड बाय नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन एंड बेस्ड ऑन लास्ट विल ऑफ एल्फ्रेड नोबल इन 1895। तो ये भी एक अच्छा अवार्ड रहा है जिसमें इन्होंने अपना जितना भी अपना नेट वर्थ जो रहा है ना एज इन प्राइज में कंट्रीब्यूट कर दिया था, ओके। अब चलिए देखते हैं नोबेल प्राइज़ का कैटेगरी, मतलब ये किन कैटेगरीज में दिया जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन एंड फिलोसफी और पीस में। अब देखिए अवार्ड कौन करता है, जैसे देखिए अगर हम तो जैसे अगर यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो है ना, तो ये किन के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। उसके बाद अगर लिटरेचर को अगर हम देखें तो स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम इन स्वीडन। और मेडिसिन एंड फिलोसफी और मेडिसिन एंड साइकोलॉजी अगर देखें तो, सॉरी अगर मैंने फिलोसफी अगर यहाँ पे बोल दिया है तो ये साइकोलॉजी होगा, नोबल असेंबली एट करालोन्सिका इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम इन स्वीडन। और पीस का अगर देखें तो नॉर्वेजियन नोबल कमेटी। और विनर रिसिप्ट अगर देखें तो अ नोबल डिप्लोमा, a unique work of art, a Nobel medal, a cash prize of 10 million Swedish in kronor। और 2024 के अगर विनर देखें तो लिटरेचर में साउथ कोरियन ऑथर हैंग कैंग। और मेजर वर्क्स उनका क्या रहा है, तो द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट एंड ग्रीक लेसन। और पीस में अगर देखा जाए तो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोंग हिंडानक्यो, जो मेजर वर्क उनका रहा है इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब देखिए द नोबेल प्राइज हैज़ बीन कवर्ड इन रिस्पेक्टिव पीटी 365, मतलब ये अपने कह रहा है कि जितना जितना पीटी 365 निकलते जाएगा उसमें नोबेल प्राइज़ को कवर कर दिया जाएगा, ओके। अगर हम अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे पद्मा अवार्ड, तो इंस्टीट्यूटेड इन 1954। तो प्रेसिडेंट कन्फर्ड पद्मा अवार्ड एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, ओके। प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। और इंस्टीट्यूटेड इन 1954। फिर these are one of the highest civilian honor of India announced annually on Republic Day और given in 3 categories, that is Padma Vibhushan for exceptional and distinguished services, Padma Bhushan for distinguished service of high order and Padma Shri, that is distinguished service, okay। और given in very discipline and given in various discipline and field like art, medicine, literature, education and sports, मतलब इन सारे कैटेगरीज में इन अवार्ड को दिया जाता है। नॉर्मली नॉट कन्फर्ड posthumously, however in highly deserving cases government could consider giving an award posthumously, or award does not amount to title, cannot be used in suffix or prefix to the name। ये हम लोगों ने देखा था ना आर्टिकल 18 क्लॉज 1, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते एज इन सफिक्स और प्रीफिक्स। उसके बाद अनुभव अवार्ड क्या है, तो 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी इज टू बी हेल्ड इन विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। तो अगर इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो विज्ञान अनुभव अवार्ड क्या है, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनियर वेलफेयर और बेस्ड ऑन अनुभव राइट अप, दैट इज शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय पेंशनर ऑन अनुभव पोर्टल। तो अनुभव पोर्टल में अपना राइटिंग शेयर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू वुड बी गिविंग द अवार्ड और यू वुड बी रिसीविंग द अवार्ड, जिनका सबसे अच्छा राइटअप्स रहेगा। और एम क्या है, टू फॉस्टर गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय रिटायरिंग एम्प्लॉय, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है गैलेंट्री अवार्ड। तो प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड 103 गैलेंट्री अवार्ड टू आर्मी फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल ऑन इंडिपेंडेंस डे 2024। तो अगर अबाउट गैलेंट्री अवार्ड के बारे में अगर पढ़ते हैं तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ अवार्ड, तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, और अनाउंस ट्वाइस इन अ ईयर, तो 2 बार एक साल में दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑन ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे एंड देन ऑन ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो दोनों दिन को दिया जाता है। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, दैट इज परमवीर चक्र,
महावीर चक्र एंड वीर चक्र इंस्टीट्यूटेड इन 1950 और अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वेयर इंस्टीट्यूटेड इन 1952, लेटर रीनेम्ड एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। मतलब यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को नेम अलग अलग दे दिया गया था, तो जिसमें से पहला था हमारा अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रिस्पेक्टिवली 1967 में ये नेम चेंज किया गया था। और दीज आर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। अब नेशनल फिल्म अवार्ड अगर देखा जाए तो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2022 हैज़ बीन अनाउंस्ड। और अगर अबाउट नेशनल फिल्म अवार्ड हम जानते हैं तो ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1954 में, और वाज इनिशियली कॉल्ड स्टेट अवार्ड्स। और 2 प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल्स, 2 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स एंड 12 सिल्वर मेडल्स फॉर द रीजनल फिल्म्स वेयर प्रेजेंटेड इन earlier years। और award has been administered by Directorate of Film Festival since 1973। तो 1973 से ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा एडमिनिस्टर किया गया है। अवार्ड आर गिवन इन 3 कैटेगरीज। तो सबसे पहला हमारा है फीचर फिल्म, उसके बाद नॉन फीचर फिल्म्स और बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा। ओके, ये 3 कैटेगरीज हैं अवार्ड देने के लिए। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड इज ऑल्सो गिवन, फिर अलॉन्ग विथ नेशनल फिल्म फेयर टू स्टेट ऑफ इंडिया दैट हैज़ बीन हेल्पफुल इन फर्दरिंग द ग्रोथ ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देता है, मतलब एक कंपटीशन भी मेक करता है ना फिल्म इंडस्ट्रीज में। बाद यूनेस्को प्रिक्स वर्सैलिस अवार्ड। तो स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, इंडिया लार्जेस्ट मेमोरियल एंड म्यूजियम, वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर यूनेस्को प्रिक्स वर्सैलिस अवार्ड। ओके, एक प्रिक्स वर्सैलिस अवार्ड है जिसका यहाँ पे हमारा जो स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल है ना, उसको एज एन लार्जेस्ट इंडिया जो इंडिया का लार्जेस्ट मेमोरियल है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब चलिए हम पढ़ते हैं यूनेस्को प्रिक्स वर्सैलिस अवार्ड के बारे में। तो ग्रांटेड एनुअली एट यूनेस्को सिंस 2015, द प्रिक्स वर्सैलिस कंसिस्टेड ऑफ आर्किटेक्चर अवार्ड दैट शोकेसेस द फाइनेस्ट कंटेम्प्रेरी एंड अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड। और कैटेगरीज का क्या है, अवार्ड इज कैटेगराइज्ड इन 24 वर्ल्ड टाइटल्ड इंक्लूडिंग एयरपोर्ट, कैंपसेस, पैसेंजर्स स्टेशंस और स्पोर्ट्स म्यूजियम, एम्पोरियम्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट मस्ट बी इनोवेटिव, क्रिएटिव, रिफ्लेक्ट लोकल हेरिटेज, बी इकोलॉजिकली एफिशिएंट एंड प्रोमिनेंट एंड प्रोमोट सोशल एंड इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। ओके, मतलब यहाँ पे मेनली सोशलाइजेशन के लिए ये है। ओके, द ऑफिशियल लिस्ट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन प्रोजेक्ट्स इकोलॉजिकली, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स। अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए तो इस अवार्ड का, तो इट हाईलाइट्स द प्राइमरी रोल ऑफ लॉटरेट्स इन ब्यूटिफाइंग एंड इम्प्रूविंग द लिविंग इन्वायरमेंट। ओके, मैंने बोला भी आपको ये सोशली एक्टिवनेस के लिए है। अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज प्रोजेक्ट कौन सा रहा है, तो इन दिसंबर 2023 केम्पेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज बेंगलोर का, कर्नाटका में जो प्रेजेंट है ना, वॉज ऑनर्ड विद यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सैलिस एंड नेम्ड अमॉन्ग द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल अवार्ड एयरपोर्ट। ओके, हमारा नेक्स्ट है अबाउट स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इनको क्यों लिस्ट किया गया है। तो बिल्ट इन मेमोरी ऑफ 2001 गुजरात अर्थक्वेक विक्टिम्स। ओके, म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन 2022। तो ये गुजरात अर्थक्वेक जब आया था 2011 में, उसके मेमोरी में बनाया गया है। और ये कब इनॉग्रेट किया गया है, 2022 में। द 2001 गुजरात अर्थक्वेक हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.9 ऑफ रिक्टर स्केल विथ भुज एट द एपिसेंटर। और लोकेशन कहाँ था, सिचुएटेड ऑन भुजियो दुंगार हिल्स इन गुजरात, विच ऑल्सो हार्बर्स भुजियो फोर्ट बिल्स बाई रुवा गोडजी फॉर द डिफेंस ऑफ भुज इन 1723। फोर्ट इज नेम्ड आफ्टर भुजंग नाग द स्नेक टेम्पल। और मियावाकी अगर फॉरेस्ट के बारे में अगर देखते हैं तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट इज लोकेटेड एट द म्यूजियम। द मियावाकी मेथड मतलब क्या होता है, तो डेवलप्ड बाय जापानीज बोटानिस्ट अकीरा मियावाकी इन्वॉल्व्स द planting different types of native tree in a close proximity to promote rapid growth and biodiversity। तो एक तरह का ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के बारे में दिखाया जा रहा है। अब चलिए ये अवार्ड जो देता है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, तो स्टैब्लिश इन 1972 अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वीइंग ड्यूरिंग यूनेस्को 17th सेशन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नोन एज 5 C's, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेटिव, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। ओके, आप एक बार देख लेना। अब हमारा नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2022 टू बी कन्फर्ड ऑन एन एमिनेंट एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। तो बस आपको
इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स में ये जानना है तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किनको मिला है, तो मिथुन चक्रवर्ती जी को। और अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में अगर हम जानते हैं तो इज द इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, तो सिनेमा के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय द डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल और इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1969 इन ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दादा साहब फाल्के, कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है हमारे, दादा साहब फाल्के, और उनके बर्थ एनिवर्सरी में ये अवार्ड दिया जाता है। द रेसिपिएंट रिसीव्ड अ गोल्डन लोटस दैट इज स्वर्ण कमल मेडेलियन, मतलब एक मेडल होता है जो गोल्डन लोटस होता है, अ शॉल, अ कैश प्राइस करेंटली ₹10 लाख, तो 10 लाख रुपये एज एन अमाउंट भी मिलता है। सब नोटेबल विनर कौन है हमारे, तो सत्यजीत रे जो 1985 में मिला था इनको, उसके बाद अमिताभ बच्चन 2018 में, रजनीकांत 2021 में और वडेहा रहमान जो 2023 में इनको मिला था, और अभी फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती को मिल रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने टोटल 5 चैप्टर लगभग पार्ट 1 पार्ट 2 को अगर मिला ले तो 5 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। अब हम जब आपके पास मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 6 दैट इज टाइप्स इन न्यूज़, उसके बाद मिसलेनियस, ये सब डिस्कस करेंगे। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। तो आप इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को 2 बार भी अगर देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी। तो आप हो सके तो प्लीज़ डू वॉच इट। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो टाइप्स इन न्यूज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।